हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय क्लास। दिस इज़ रवि वर्मा। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ यहाँ पर पार्ट नंबर 9। जी हाँ, चैप्टर नंबर 13। बट दिस इज द सेकेंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, इसके बाद में इसका एक और पार्ट रहेगा, दैट इज़ द फाइनल पार्ट। उसके बाद आपका ये चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कुछ इंडेक्स पॉइंट्स देख लेते हैं जिन्हें आप लोगों को सीखना है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, यानी कि स्टेट का जो प्रशासन होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो किस तरह से रन होता है। ठीक है, इसके प्रीवियस पार्ट्स में हम लोगों ने सेंट्रल के बारे में यहाँ पर समझा था। ठीक है, कि सेंट्रल का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से रन होता है। उन सारे पार्ट्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। इस वाले पार्ट में आप लोग देखेंगे यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट्स में जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जिसे हिंदी में कहा जाता है विधानसभा। ठीक है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है। उसके बाद आप लोग जानेंगे इसमें कि लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं उनका इलेक्शन कैसे होता है। देन लेजिस्लेटिव असेंबली के पावर्स के बारे में आप लोग सीखेंगे कि लेजिस्लेटिव असेंबली क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है। इसके बाद में यहाँ पर आता है द स्टेट एग्जीक्यूटिव्स। ठीक है, यानी कि स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने वाले जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जो कार्यपालिका होती है, जो काम करने वाले जो मेन लोग होते हैं, वो कौन होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग जानेंगे गवर्नर के बारे में, जिसे हिंदी में राज्यपाल कहा जाता है। उसके बाद आप लोग चीफ मिनिस्टर के बारे में देखेंगे, हिंदी में इसे मुख्यमंत्री कहते हैं। इसके अलावा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि चीफ मिनिस्टर की जो पूरी कैबिनेट होती है, ठीक है, उसके बारे में आप लोग सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपके चैप्टर की शुरुआत कुछ ऐसे होती है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। आप लोग जानते हैं कि हमारे इंडिया में गवर्नमेंट का फेडरल फॉर्म यूज़ होता है। फेडरल फॉर्म का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट की जो पावर्स होती है वो अलग अलग लेवल्स में डिवाइड होती है। सबसे ऊपर होता है सेंट्रल, उसके बाद स्टेट और फिर लोकल गवर्नमेंट। ये तीनों गवर्नमेंट अपने अपने लेवल पर अपनी पावर्स को बेहतर तरीके से यूज़ कर सकती है। ठीक है, और करती भी है, और अपने फंक्शन को बेहतर तरीके से ये परफॉर्म करती है। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा और एलोबरेट करूँगा। देखिए, जो गवर्नमेंट होती है उसके कुछ ऑर्गन्स होते हैं, ब्रांचेस भी कह सकते हैं या इंस्टीट्यूशन भी आप लोग कह सकते हैं। ठीक है, चाहे हम लोग सेंट्रल की बात करें, स्टेट की बात करें या लोकल की बात करें, तीनों ही लेवल पर ये ऑर्गन्स वर्क करते हैं। जिसे जो पहला होता है लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा जुडिशरी। यहाँ पर मैं बड़ा शॉर्ट में आपको समझाऊंगा क्योंकि इसके बारे में डिस्कशन में प्रीवियस पार्ट्स में ऑलरेडी कर चुका हूँ। ठीक है, लेकिन फिर भी एक बेसिक टर्म आपको यहाँ पर सीखना पड़ेगा क्योंकि इसके आगे का जितना भी आप लोग सीखेंगे वो इससे लिंक होगा। तो लेजिस्लेचर कौन होता है, जो कानून बनाने का काम करता है। ठीक है, अब कानून बना लिया, अब क्या करेंगे, इस कानून को पास करवाने का काम किसके पास में होता है, एग्जीक्यूटिव्स के पास में। ठीक है, ये लॉ को पास करवाते हैं जो लेजिस्लेचर के द्वारा बना दिया जाता है, और ये लॉ को पास करवाते हैं और इन्फोर्स भी कराते हैं कौन, एग्जीक्यूटिव्स। अब बात करते हैं हम जुडिशरी की। ठीक है, टेक्निकल वर्ड है, न्यायपालिका कहा जाता है हिंदी में से, और बिल्कुल सीधी सीधी लैंग्वेज में समझें इसको तो कोर्ट या अदालत भी आप लोग समझ सकते हैं। ये क्या करता है, ये जो डिस्प्यूट्स होते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उन्हें सॉल्व करता है। इसके अलावा लॉ को इंटरप्रेट करता है, लॉ की व्याख्या करता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 3 लेवल्स होते हैं। ठीक है, उन तीनों के बारे में यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ। मैं यहाँ पर इसे भी शॉर्ट में लूँगा क्योंकि इसके बारे में प्रीवियस पार्ट्स में आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, लिंक बनाने के लिए आपको ये समझना काफ़ी ज़रूरी है। देखिए, सेंट्रल लेवल पर भी गवर्नमेंट के ऑर्गन्स वर्क करेंगे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। सेम स्टेट लेवल पर भी यही वर्क करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर डिफरेंसेस कहाँ पर आते हैं, सेंट्रल लेवल पर जो अथॉरिटीज़ होती है लेजिस्लेचर में वो चेंज हो जाती है, स्टेट लेवल पर चेंज हो जाती है, और लोकल लेवल पर भी क्या हो जाती है, वो चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर लेजिस्लेचर कौन होगा, सेंट्रल लेवल पर पार्लियामेंट, ये कानून बनाने का काम करेगी। इसके बाद में इसको फॉलो कौन करवाएंगे, ये रहे इसके एग्जीक्यूटिव्स, प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर। और यहाँ पर जुडिशरी कौन होगा, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये वाला जो पूरा पोर्शन है हम लोग इसके बारे में डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। मैं यहाँ पर इस स्लाइड को आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप लोग ये समझ जाएं कि आप लोगों ने कितना समझ लिया है और आगे आप लोग क्या समझने वाले हैं। ठीक है, तो अगला कदम आपका होगा स्टेट लेवल के ऊपर, जो हम लोगों ने शुरुआत की था ना, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, तो वो यहीं से उसकी शुरुआत होगी। तो इसमें हम लोग समझेंगे यहाँ पर लेजिस्लेचर के बारे में कि स्टेट में कानून बनाने वाली संस्था कौन सी होती है। तो वो कौन सी होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे हिंदी में विधानसभा कहते हैं। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव कौन होंगे, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव्स होंगे गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और उसके मिनिस्टर्स। और यहाँ पे कौन जुडिशरी वर्क करेगी, हाई कोर्ट। ठीक है, देखिए लेवल का अपना एक अलग महत्व होता है। हाई लेवल पर हाई अथॉरिटीज़ होती है, उसके छोटे लेवल पर छोटी अथॉरिटीज़ होगी, और लोकल लेवल पर इससे भी छोटी अथॉरिटीज़ आ जाती है। ठीक है, तो लोकल लेवल के बारे में भी हम लोग आगे आने वाले पार्ट में समझेंगे। चलिए
अब यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न आपको क्रिएट होता है कि स्टेट लेजिस्लेचर और लेजिस्लेटिव असेंबली काफ़ी सिमिलर नेम आपके सामने शो होते हैं। अगर आपका अभी तक भी कन्फ्यूज़न क्लियर नहीं हुआ है तो मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है। हम लोग यहाँ पर समझते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि एवरी स्टेट, ठीक है, कि हर स्टेट में क्या होगा, स्टेट लेजिस्लेचर होगा, यानी कि कानून बनाने वाली संस्था होगी। बिल्कुल सही है, होना भी चाहिए, क्योंकि अगर वो संस्था नहीं होगी तो कानून कौन बनाएगा, ठीक है। तो चलिए आते हैं मेन कॉन्सेप्ट पर। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि एवरी स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर होगा, कानून बनाने वाली संस्था होगी, ठीक है। लेकिन वहाँ पे कुछ उसने रूल्स रखे हैं। कैसे रूल्स? कि कुछ स्टेट्स में लेजिस्लेचर के 2 हाउस होंगे, तो कुछ स्टेट्स में लेजिस्लेचर के केवल 1 हाउस होंगे। पता है ना, जैसे कि पार्लियामेंट की अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट के 2 हाउस होते हैं, ठीक है। ठीक उसी तरीके से स्टेट लेवल पर जो लेजिस्लेचर होता है उसके भी हाउसेस हो सकते हैं, लेकिन कुछ स्टेट्स में 2 हाउस होते हैं और कुछ स्टेट्स में केवल 1 हाउस होता है। क्लियर? अब यहाँ पर हम लोग इसको अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने एक साइड यहाँ पर उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल लिया है और एक साइड हम लोग लेते हैं मध्य प्रदेश का, ठीक है। अब इन दोनों को ही मैंने क्यों लिया है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है उसके कितने हाउस होते हैं? 2 हाउस होते हैं, और मध्य प्रदेश का जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसका केवल 1 ही हाउस है, ठीक है। अब हम लोग इसके कंप्राइजेस समझते हैं कि ये किससे मिलकर बने होते हैं। देखिए, स्टेट लेजिस्लेचर की अगर हम बात करें तो इसमें एक गवर्नर होता है और स्टेट लेजिस्लेचर होता है। यहाँ पर मैं इसको और एलोबरेट करने वाला हूँ। अब मैं एमपी की बात करूँ तो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम, यहाँ पर भी गवर्नर रहेगा और स्टेट लेजिस्लेचर रहेगा, ठीक है। क्लियर? यहाँ तक पूरा क्लियर हो चुका है आपको। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होता है कि हम लोगों ने यूपी का एग्जाम्पल लिया है, जैसा कि यहाँ पे कहा गया है कि सम स्टेट्स देयर आर 2 हाउसेस, मतलब कि जहाँ पर 2 हाउस होते हैं उस व्यवस्था को हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं। तो यहाँ पे पहला हाउस और इधर ये सेकंड हाउस। यहाँ पर आप फर्स्ट हाउस को लोअर हाउस भी कह सकते हैं और सेकंड हाउस को अपर हाउस कह सकते हैं, ठीक है। कुछ आपको याद आ रहा होगा पार्लियामेंट का जब हम लोगों ने समझा था, वहाँ पर भी लोअर और अपर चल रहा था, ठीक है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी इसके नेम मेंशन किए गए हैं। अब यहाँ पर हम लोग ये समझेंगे कि ये जो लोअर हाउस होता है ये होता कौन है? ये होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे हिंदी में कहा जाता है विधानसभा। अब सेकेंड हाउस यानी कि अपर हाउस, इसमें कौन होता है? इसमें होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। याद रखना, यहाँ पर असेंबली है और यहाँ पर क्या है? काउंसिल है। इसे हिंदी में कहा जाता है विधान परिषद। क्लियर? अब हम लोग जाते हैं एमपी पर। तो इसमें जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है उसमें केवल 1 हाउस है, ओनली 1 हाउस, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है? लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि सिर्फ विधानसभा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है स्टेट लेजिस्लेचर का। अगर 2 हाउस रहेंगे तो ये इस साइड वाला पोर्शन आप देखना, और 1 हाउस रहेगा तो इस साइड वाला। एक बात और आपको याद रखने वाली है यहाँ पर कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर में केवल 1 हाउस रन हो रहा है तो वहाँ पर ना तो आप उसे लोअर हाउस कहेंगे, ना ही उसे आप अपर हाउस कहेंगे, ठीक है। आप उसे केवल लेजिस्लेटिव असेंबली कह सकते हैं, काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक नॉलेजेबल चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं आपको। जहाँ पर 2 हाउसेस होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के उसको बाई कैमरल लेजिस्लेचर भी कहते हैं, ठीक है। एंड जहाँ पर केवल 1 ही हाउस होता है उसे यूनिकैमरल लेजिस्लेचर कहा जाता है। आई होप काफ़ी नॉलेजेबल आपको ये लगा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक ज़रूरी बात ये आती है, जब आप लोग अपनी बुक को देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट को, तो आप लोग वहाँ पर देखेंगे कि ये जो पेरा है 2nd नंबर पर, ठीक है, ये शायद मेरे ख्याल से उन्हें देना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है, ठीक है। इसे आप ना भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा। और मेरा डाउट यहाँ पे क्लियर तब हुआ जब मैंने हिंदी की बुक को यहाँ पर मेंशन किया, ठीक है। जब मैंने उसको इससे कंपेयर करके देखा तो जो मेरा डाउट था वो बिल्कुल सही निकला, ठीक है। तो आप लोग इसे ना देखते हुए डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करिएगा, स्टेट लेजिस्लेचर से, ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पर हम लोग शुरुआत करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की, यानी कि विधानसभा के बारे में समझते हैं। ये उसका ओवरव्यू आपको यहाँ पे, ये उसका पिक्चर यहाँ पे दे रखा है आपको आउटसाइड का। अब हम लोग समझेंगे यहाँ पर कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे किया जाता है, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में जो स्टेट की विधानसभा होती है उसमें मैक्सिमम 500 सदस्य हो सकते हैं, मैक्सिमम 500, ठीक है, और मिनिमम कितने हो सकते हैं? 60 मेंबर्स, ठीक है। लेकिन अगर मैं सिक्किम की बात करूँ, गोवा की, मिजोरम की या फिर अरुणाचल प्रदेश की, तो ये एक्सेप्शन है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर्स हैं वो 60 से कम है, ठीक है। इसलिए इसको किस में डाला गया है? एक्सेप्शन के अंदर डाला गया है। क्लियर? अब हम लोग चलते हैं हमारे मध्य प्रदेश की ओर। मध्य प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि मध्य प्रदेश की विधानसभा की बात करें तो उसमें कितने मेंबर्स होंगे?
तो बिल्कुल सही, उसमें कितने मेंबर्स होंगे 230। ठीक है, अब इसमें एससी और एसटी के लिए भी सीट्स क्या होती है, रिजर्व होती है। तो सिर्फ यहाँ पर हम लोगों ने दो चीज़ों को समझा, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरा हम लोगों ने एमपी के बारे में भी देख लिया कि एमपी की लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने मेंबर्स होते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली कैसी दिखती है, इंटीरियर वो कैसी दिखेगी आपको, उसके कुछ पिक्स मैंने आपके साथ में यहाँ पे शेयर किए हैं। चलिए थोड़ा सा आप टूर पर चल जाइए। ये इनसाइड व्यू है विधानसभा का, ये आउटसाइड व्यू है। इसके अलावा और देखिए यहाँ पर ये नाइट व्यू है। यहाँ पर विधानसभा यानी कि मध्य प्रदेश की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी वेबसाइट को भी मैंने यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट को यहाँ पे शेयर किया आप लोगों के साथ में। आप लोग इसे विजिट ज़रूर करिएगा। यहाँ पर जितने भी ऑफिशियल्स होते हैं उनके पिक्स आपको यहाँ पे दिखेंगे, उनके नेम, उनकी प्रोफाइल, काफ़ी नॉलेजेबल रहेगा आप लोगों के लिए ये। जैसे कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनका पिक आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा गवर्नर साहब की सारी जानकारी है यहाँ पर। अपोजिशन में कौन है उसके बारे में भी आपको यहाँ पर पता चलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली हम लोगों ने अभी देखा था कि मध्य प्रदेश में कितने मेंबर्स होते हैं विधानसभा के, 230, 230। तो ये जो 230 पूरे मेंबर्स होते हैं इनका इलेक्शन कैसे होता है, ये डायरेक्टली वहाँ पे जाके तो बैठेंगे नहीं। ठीक है, इनको वहाँ यहाँ पहुँचाएगा कौन, इनका इलेक्शन कैसे होता है। तो देखिए इनका इलेक्शन होता है डायरेक्टली। ठीक है, सीक्रेट बैलेट ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज, काफ़ी भारी भरकम वर्ड आपको यहाँ पे दे रखा है। सीधी सीधी लैंग्वेज है, जिसकी उम्र 18 या 18 से ज़्यादा होती है और जो वोट डालने के लिए एलिजिबल है वो वोट डालता है और उनको इलेक्ट करता है। ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कहते हैं इसे। अब यहाँ पर 1 मेंबर इज इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर को इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, इन द इलेक्शन अ कैंडिडेट सिक्योरिंग हाईएस्ट वोट इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड, यानी कि जिसने ज़्यादा वोटिंग वहाँ पर सिक्योर की है तो डेफिनेटली उसे डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि हाँ इसे इलेक्ट कर दिया गया है। मैं एक एग्जांपल यहाँ पर लेना चाहूँगा आप लोगों के लिए। जैसे कि एमपी के लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने मेंबर्स होते हैं, 230। ठीक है, और ये रहा आपका मध्य प्रदेश। यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे तो मध्य प्रदेश को अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, कुछ नंबरिंग भी आपको शो हो रही होगी। ठीक है, तो ये जितने भी नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारी कहलाती है कॉन्स्टिट्यूएंसीज। क्या कहलाती है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यानी कि हिंदी में कहते हैं इसको निर्वाचन क्षेत्र। हर एरिया से एक बंदा, एक कैंडिडेट खड़ा होता है, किसके लिए, चुनाव जीतने के लिए। कौन सा चुनाव, तो ये विधानसभा के चुनाव में खड़े होते हैं। ठीक है, क्या बनना चाहते हैं ये लोग, एमएलए बनना चाहते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं धार डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है, धार डिस्ट्रिक्ट को इतनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया गया है। यहाँ देखिए साइड में ये लिस्ट आउट करा है मैंने यहाँ पे। ठीक है, इतनी सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज आपको दिखाई दे रही है 196 से लेकर तो 202 तक। ठीक है, अगर हम प्रैक्टिकली यहाँ पर बात करें तो हर एरिया से कौन जीतेंगे, यहाँ पर एमएलए बनेंगे। वो एमएलए किसी भी पार्टी के हो सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सरदारपुर की बात करूँ 196 पर, तो यहाँ की जनता को जिस पार्टी का एमएलए पसंद होगा उसको वोट डालेंगे। सॉरी, यहाँ की जनता को जिस पार्टी का कैंडिडेट पसंद होगा ये उसे वोट डालेंगे। अगर वो जीत जाता है तो फिर क्या बन जाएगा, एमएलए बन जाएगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ तक सारे कैंडिडेट क्या हो जाएंगे, जीत जाएंगे। और कहाँ पर जाएंगे, ये विधानसभा में जाएंगे। ठीक है, ये तो हम लोगों ने धार डिस्ट्रिक्ट का एग्जाम्पल ले लिया। इसके अलावा यहाँ पर ऐसी कई सारी डिस्ट्रिक्ट्स है जिनको अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एमएलए बनकर बाहर निकलेगा। ठीक है, और ये सारे एमएलए कहाँ पर जाके बैठेंगे, विधानसभा में। ठीक है, अब जिस पार्टी के एमएलए ज़्यादा होंगे उसी पार्टी की क्या बनेगी, सरकार बनेगी। ठीक है, और उसी में से कोई एक क्या बनेगा, सीएम बनेगा, जिसे हम कहते हैं मुख्यमंत्री। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर्स, यानी कि जो वोट डालने वाले लोग होते हैं, यानी कि हम और आप, अगर आपकी उम्र 18 से ऊपर है तो। ठीक है, क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहला तो एज कितनी होनी चाहिए वोटर्स की, 18 साल से ऊपर होनी चाहिए या फिर 18 होनी चाहिए। इसके अलावा शुड बी रेसिडेंट ऑफ डेट स्टेट एंड हीज और हर नेम शुड बी इन द वोटर्स लिस्ट। वोटर की जो लिस्ट होती है, ठीक है, उसमें उसका नाम जरूर होना चाहिए। अगर आपका वोटर्स लिस्ट में नाम नहीं है तो डेफिनेटली आप तो वोट डाल ही नहीं पाओगे। इसके अलावा आपको किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने अनफिट घोषित ना किया हो। अगर किसी कोर्ट ने बोल दिया है कि आप तो अनफिट है, आप वोट डालने के लायक ही नहीं है, तो वहाँ पे आप क्वालिफाई तो होगे नहीं, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे।
अब हम लोग बात करते हैं कि जो चुनाव में खड़ा हुआ है, जो कैंडिडेट है, उसकी क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, अगर आप लोग भी एमएलए बनना चाहते हो तो क्या क्वालिफिकेशन आपके पास में होना जरूरी है। ठीक है, आप कैंडिडेट हो, एमएलए बनना चाहते हो, तो सबसे पहले तो यू शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, आपको भारत का नागरिक होना जरूरी है। इसके अलावा शुड हैव कंप्लीटेड 25 ईयर्स ऑफ द एज, यानी कि उसकी उम्र 25 साल पूरी हो जाना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्लियर। थर्ड पॉइंट, शुड नॉट बी ऑन एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि यूनियन या स्टेट गवर्नमेंट के पर्टिकुलर किसी ऑफिस में किसी ऐसे लाभ के पद पर ना हो कि यहाँ से भी प्रॉफिट ले रहा है, वो वहाँ से प्रॉफिट ले रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आने वाले इलेक्शंस में उस पर्टिकुलर बंदे को अनफिट डिक्लेयर ना किया गया हो, अगर उसे अनफिट डिक्लेयर कर दिया है तो फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। फाइनल पॉइंट, फुलफिल द कंडीशन लेट डाउन बाय द पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली की जितनी भी कंडीशंस होती है वो उन सभी को फुलफिल कर रहा है। अगर उन कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो क्वालिफाई हो जाएगा। तो हम लोगों ने गाइज यहाँ पर सीखा कि जो वोटर्स है उसकी क्वालिफिकेशन क्या है और जो कैंडिडेट है जो चुनाव में खड़ा हो रहा है उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। पॉइंट नंबर 5, द पॉइंट नंबर 5 इज टेन्योर। देखिए, लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें 5 सालों के लिए इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, कितना टेन्योर होता है उनका, 5 सालों का। लेकिन अगर गवर्नर चाहे तो चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री की एडवाइस पर इनको इनके टेन्योर से पहले भी डिसॉल्व कर सकता है, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली को, विधानसभा को उसके समय से पहले भी डिसॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, बिफोर कंप्लीशन ऑफ द टर्म। अब यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना, काउंसिल ऑफ स्टेट्स इज अ परमानेंट हाउस, तो ये जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है आई थिंक ये गलत प्रिंट हो गया है बुक में। ठीक है, तो इसे आप लोग यहाँ पे कर लीजिएगा लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल एक परमानेंट हाउस होता है और लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व किया जा सकता है जो कि परमानेंट हाउस नहीं है। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की, राइट्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। देखिए, लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, अब वो क्या करते हैं, उनके पास में क्या राइट्स होते हैं कि ये अपने में से किसी को स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर बना सकते हैं। और ये जो डिप्यूटी स्पीकर और जो स्पीकर यहाँ पे बनाए जाते हैं, जो इलेक्ट किए जाते हैं, ये ठीक उसी तरह के राइट्स को एंजॉय करेंगे जो कि पार्लियामेंट के स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम तरह के राइट्स इनको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं और उस तरह के राइट्स को क्या करते हैं, ये लोग एंजॉय करते हैं। ये यहाँ पर मैंने स्पीकर का पिक आपको दिया है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से, श्री रामेश्वर शर्मा, ये लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर हैं। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर बात करूँ पावर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, तो सबसे पहला पावर हम लोग देखते हैं विधानसभा का, टू फ्रेम लेजिस्लेशन। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली हैव द पावर, यानी कि विधानसभा के पास में ये पावर है कि वो लेजिस्लेशन यानी कि लॉ बना सकता है। लेकिन किस सब्जेक्ट के ऊपर वो लॉ बना सकता है? जी हाँ, स्टेट लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट मेंशन किए गए हैं उनके ऊपर वो लॉ बना सकता है। इसके अलावा कॉन्करेंट लिस्ट में मेंशन सब्जेक्ट्स पर भी लॉ बना सकते हैं। लेकिन कॉन्करेंट लिस्ट तो वो होती है जिस पर स्टेट और सेंट्रल साथ में मिलकर लॉ बना सकते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर पार्लियामेंट ने, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इफ़ द पार्लियामेंट, अगर पार्लियामेंट ने ऑलरेडी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर जो कि कॉन्करेंट लिस्ट में मौजूद है उस पर लॉ बना दिया है, तो फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई काम वहाँ पे नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उससे बड़ी वाली अथॉरिटी ने उसके ऊपर कानून बना दिया, तो फिर इसका क्या काम है? क्लियर। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं पॉइंट नंबर 2, फंक्शंस रिलेटिंग टू द एग्जीक्यूटिव्स। ठीक है, देखिए लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है वो अपने एग्जीक्यूटिव्स पर पूरा कंट्रोल रखती है। ठीक है, अब जो कैबिनेट होता है यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है अपने चीफ मिनिस्टर का, वो जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। ठीक है, यानी कि जो विधान परिषद होती है उसको जवाब देना पड़ता है। ठीक है, उसको जवाब कौन देता है? ये जो पूरा कैबिनेट होता है ना, जो मंत्रिमंडल होता है, ये किसको जवाब देता है? लेजिस्लेटिव काउंसिल को। इसलिए ये जो पूरा कैबिनेट होता है जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल होता है। अब जैसे मान लेते हैं कैबिनेट के अंदर 10 मेंबर हैं, ठीक है, 10 मिनिस्टर है उसमें, और पर्टिकुलर किसी एक मिनिस्टर ने कुछ गलत डिसीजन लिया है या फिर कुछ ऐसा काम किया है जो सही नहीं है, जिससे काफ़ी नुकसान हो रहा है, तो उसके लिए ना सिर्फ वो अकेला बल्कि पूरा कैबिनेट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा और लेजिस्लेटिव काउंसिल को उसे जवाब देना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद कैन कॉज द कैबिनेट टू रिजाइन बाय पासिंग अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। देखिए यहाँ पर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वो होता है कि जब
सरकार के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, अगर ये प्रस्ताव वाकई में पास हो जाता है तो कैबिनेट को वहाँ पर रिजाइन करना पड़ता है। ठीक है, यानी कि अगर सीधी लैंग्वेज में हम लोग यहाँ पर समझें तो अब सरकार में विश्वास नहीं रहा है लेजिस्लेटिव काउंसिल का, तो वहाँ पर क्या करना पड़ता है, उन्हें फिर रिजाइन देना पड़ता है। और ये कब होता है, जब मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जो रिजोल्यूशन होता है वो पूरी तरह से पास हो जाता है। और जो कैबिनेट होती है ना, वो अपने फंक्शंस को कब तक एंजॉय करती है, जब तक कि वो कॉन्फिडेंस में है, यानी कि जब तक सरकार का विश्वास बना रहता है लेजिस्लेटिव असेंबली में, तब तक वो अपने पावर्स को एंजॉय करती है। और जहाँ पर उसका कॉन्फिडेंस लूज हुआ, जहाँ पर मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हुआ, वहाँ पर फिर ये अपने फंक्शंस को एंजॉय नहीं कर पाएगा। क्लियर है? फाइनेंशियल फंक्शन, देखिए स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल हैज़ फाइनेंशियल पावर्स भी होती है इनके पास में, पैसों से रिलेटेड। द एग्जीक्यूटिव कैन नॉट इम्पोज एनी टैक्स नॉर कैन इट स्पेंड पब्लिक मनी। देखिए विधानसभा की परमिशन के बिना ये 1 रुपये भी खर्च नहीं कर सकते। ठीक है, ना ही किसी तरह का कोई टैक्स इम्पोज कर सकते हैं, ना ही कोई पब्लिक का पैसा ये खर्च कर सकते हैं। तो काफ़ी लेजिस्लेटिव असेंबली कंट्रोल करती है। ठीक है, बिना विधानसभा की सैंक्शन के ये पैसे को खर्च नहीं कर सकते। अगला पॉइंट यहाँ पर आता है, कुछ अदर पावर्स भी होती है इसकी, जैसे कि द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधानसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल इनके पास में राइट है। जब प्रेसिडेंट के चुनाव होते हैं, प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, तो विधानसभा के सदस्य भी वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा बिसाइड्स अप्रूवल ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स इज इसेंशियल फॉर मेकिंग अमेंडमेंट्स। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन में अगर अमेंडमेंट करना हो तो वहाँ पर अप्रूवल ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब कि विधानसभा की अप्रूवल भी क्या हो जाती है, इसेंशियल हो जाती है। ठीक है, कोई चेंजेस करना है, कोई प्रावधान चेंज करना है संविधान का, तो इनकी भी अप्रूवल वहाँ पे इसेंशियल रहती है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर स्टेट एग्जीक्यूटिव्स की। ठीक है, कौन होते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव्स? द गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स। गवर्नर, ठीक है, इसके अलावा चीफ मिनिस्टर और ये पूरा कैबिनेट। अब बात करते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव्स की। देखिए एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द स्टेट वेस्ट इन द गवर्नर, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जैसे कि चीफ मिनिस्टर हो गया, उसका पूरा कैबिनेट हो गया, तो इनकी जो फाइनल पावर होती है वो किस में वेस्ट होती है? गवर्नर में। गवर्नर यानी कि राज्यपाल। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली बात करें, प्रैक्टिस की बात करें, तो गवर्नर ऑफ द स्टेट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। ठीक है, गवर्नर जो होता है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। ठीक है, प्रैक्टिस में क्या होता है कि कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा ही रन किए जाते हैं। देखिए सीधी सीधी लैंग्वेज में अगर हम यहाँ पर कहें तो सारी पावर किस में वेस्ट होती है? गवर्नर में। लेकिन अगर प्रैक्टिस में देखा जाए तो उन पावर को एक्चुअली रन कौन करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही उसको क्या करते हैं? रन करते हैं, जिनका हेड कौन होता है? चीफ मिनिस्टर होता है। कैबिनेट जॉइंटली रेस्पॉन्सिबल होते हैं विधानसभा के लिए, क्योंकि ये जितने भी एक्शन लेते हैं विधानसभा में इनको जवाब देना पड़ता है। देखिए ये पूरा कैबिनेट है, हालांकि यहाँ पे कुछ ही आपको शो हो रहे हैं, आप वेबसाइट पे जाके पूरी लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट किस मिनिस्टर को अलॉट किया गया है। ठीक है, और ये गवर्नर है। अब हम लोग बात करते हैं गवर्नर की। देखिए गवर्नर आता कहाँ से? गवर्नमेंट को प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, आप और हम उसे वोट नहीं देते, वो किसके द्वारा अपॉइंट होता है? सीधे प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। प्रैक्टिस की अगर बात करें तो अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट इज मेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, देखिए प्रेसिडेंट इसका अपॉइंटमेंट तो कर रहा है, लेकिन वहाँ पर एडवाइस किसकी लग रही है? यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, जो सेंट्रल लेवल पर जो मोदी जी बैठे हैं या फिर जो भी प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, उनके जो मिनिस्टर होती है, उनकी जो मिनिस्ट्री होती है, जो पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, तो उसकी एडवाइस भी यहाँ पे लगती है। इसके अलावा इन द एब्सेंस ऑफ द गवर्नर, गवर्नर की एब्सेंस में, यानी कि ये अनुपस्थित है, तो हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है, ठीक है, यानी कि हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, वो गवर्नमेंट की पोस्ट को के जितने भी वर्क होता है वो हैंडल करता है। क्लियर? अब इसके अलावा यहाँ पर देखते हैं हम क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ गवर्नर। अगर गवर्नर बनना है तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन जरूरी है? तो सबसे पहला तो वो इंडिया का सिटीजन होना जरूरी है, उसकी उम्र 35 कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके अलावा वो किसी भी यूनियन या स्टेट में किसी भी ऐसे लाभ के पद पर ना हो कि यहाँ से भी प्रॉफिट ले रहा है, वहाँ से भी प्रॉफिट ले रहा है। पॉइंट नंबर 4, शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि वो पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ऐसा क्यों? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वर्क करता है इसलिए।
अब देखते हैं अजम्पशन ऑफ ऑफिस बाय द गवर्नर, ठीक है, क्योंकि ये जब अपनी पोस्ट को संभालते हैं तो उसके पहले ये शपथ लेते हैं, ठीक है। द ओथ ऑफ ऑफिस इज एडमिनिस्ट्रेड टू द गवर्नर बाय चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट, ठीक है। गवर्नर को शपथ दिलवाने का काम किसका होता है? हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो गवर्नर को शपथ दिलवाते हैं उनकी पोस्टों को लेने से पहले। गवर्नर का टेन्योर कितना रहेगा? 5 सालों का रहेगा। इसके अलावा प्रेसिडेंट इसे टाइम से पहले भी रिमूव कर सकता है। अब देखिए गवर्नर को जो सैलरी मिलती है, जो वेतन मिलता है, जो पे मिलता है और जो अलाउंस होते हैं, इसके जो भत्ते होते हैं, वो किसके द्वारा डिसाइड किए जाते हैं? पार्लियामेंट के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। अब जो इसको पे और जो अलाउंसेस इसको दिए जाते हैं गवर्नर को, जब तक ये रहेगा तब तक उसके टेन्योर के बीच में उसको रिड्यूस नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जो भी इसको दिया जा रहा है, ऐसा नहीं कि 20 टेन्योर में उसकी सैलरी को कम ज़्यादा कर दिया, अलाउंसेस को कम ज़्यादा कर दिया, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। टेन्योर के बीच में उसको रिड्यूस नहीं किया जाएगा। हाँ, बढ़ जरूर सकता है लेकिन रिड्यूस नहीं किया जा सकता। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नर। गवर्नर के पास में क्या पावर होती है, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 3 या 4 नंबर का एग्जाम में आता है ये। देखिए, द गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होता है? गवर्नर होता है, ठीक है। पोजिशन ऑफ द गवर्नर इज द सेम इन द स्टेट एज इज द प्रेसिडेंट ऑफ इन द सेंटर। देखिए, जो पोजीशन प्रेसिडेंट की सेंट्रल पर होती है वही पोजीशन गवर्नर की स्टेट में होती है। इसके अलावा गवर्नर के पावर्स देखते हैं। सबसे पहला पावर यहाँ पर आता है पावर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। गवर्नर चीफ मिनिस्टर को क्या करता है? अपॉइंट करता है। आप लोग एक बात याद रखना कि हम लोग वोट डालकर एमएलए को जिता जरूर देते हैं और एमएलए वहाँ पर विधानसभा में जाकर जरूर बैठ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर ये जिस पार्टी के ज़्यादा एमएलए होते हैं उनमें से किसी एक को क्या बनाते हैं? ये चीफ मिनिस्टर इलेक्ट करते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने क्या करा? उसको इलेक्ट करा, लेकिन अपॉइंट करने का काम किसके पास में रहेगा? गवर्नर के पास में रहेगा, ठीक है। ही अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द पार्टी विच हैज़ वॉन बाय मेजोरिटी एज अ चीफ मिनिस्टर, ठीक है। यानी कि जिस पार्टी का बहुमत होता है उस पार्टी का जो लीडर होता है उसको अपॉइंट करता है किसके रूप में? चीफ मिनिस्टर के रूप में। ही अपॉइंट्स द मिनिस्टर एट द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर, ठीक है। ये दूसरे मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करता है किसके एडवाइस पर? चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पर, और उनको उनके डिपार्टमेंट क्या कर देता है? अलॉट कर देता है कि ठीक है भैया, आप हेल्थ मिनिस्ट्री को संभाल लो, आप एजुकेशन डिपार्टमेंट को संभाल लो। इसके अलावा गवर्नमेंट अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल, चेयरमैन ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन एंड अदर सीनियर ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट। यानी कि राज्य के कई सारे और भी कमीशंस होते हैं और डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो उनके जो मेन हेड्स होते हैं जैसे कि एडवोकेट जनरल है या फिर पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं, तो उनको अपॉइंट करने का काम भी किसका होता है? गवर्नर का होता है, ठीक है। तो हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं यहाँ पर गवर्नर क्या करता है? चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, ठीक है। इसके अलावा अदर मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करता है चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पर, और जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स होते हैं उनको भी गवर्नर क्या करता है? अपॉइंट करता है। अब यहाँ पर देखते हैं नंबर 2, लेजिस्लेटिव पावर्स, ठीक है। गवर्नर गवर्नमेंट का एक इसेंशियल पार्ट होता है, ठीक है। वो विधानसभा को बुलाने के लिए समन जारी कर सकता है, उनको नोटिस दे सकता है कि चलो विधानसभा हेल्ड करते हैं। इसके अलावा उस लेजिस्लेटिव असेंबली को, विधानसभा को सस्पेंड भी कर सकता है, स्थगित यानी कि एडजर्न भी कर सकता है। ही कैन डिसॉल्व द असेंबली, वो चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पर उस असेंबली को डिसॉल्व यानी कि भंग भी कर सकता है इलेक्शन के बाद में, ठीक है। एंड इन द बिगिनिंग ऑफ ए सेशन, जब सेशन की शुरुआत होती है लेजिस्लेटिव असेंबली के, तो वहाँ पर ये अपना भाषण दे सकता है, असेंबली को एड्रेस कर सकता है। एज पर नीड ही कैन सेंड मैसेज टू द लेजिस्लेचर्स, ठीक है। आवश्यकता के अनुसार ये लेजिस्लेचर्स को संदेश भी दे सकता है। गवर्नर की असेंट काफ़ी ज़रूरी होती है यहाँ पर। लेजिस्लेटिव असेंबली ने अगर रिकंसिडरेशन के लिए बिल दिया है यहाँ पर, ठीक है, अगर फिर से उस बिल को पास किया जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा और फिर से उसे गवर्नर को और सेंड किया जाता है, तो फिर यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है कि गवर्नर को अपनी सहमति उस पर देनी ही होती है। इसके अलावा सी नंबर पर हम देखते हैं यहाँ पर टू प्रोमुलेट ऑर्डिनेंस, ठीक है, अध्यादेश जारी करते हैं यहाँ पर। देखिए, जब असेंबली अपने सेशन में नहीं होती है तो गवर्नर के पास में ये राइट होता है कि अगर उसे कोई आदेश जारी करना है या फिर कोई लॉ बनाना है, ठीक है, क्योंकि असेंबली तो सेशन में है ही नहीं, तो लॉ बनाने की ज़रूरत अगर एकदम से पड़ जाती है तो कौन बनाएगा? गवर्नर बनाएगा। लेकिन लॉ बनने के बाद में
6 हफ्ते के अंदर उससे लेजिस्लेटिव असेंबली से अप्रूवल लेना जरूरी हो जाता है, ठीक है, उस पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस पर। पॉइंट नंबर डी, फाइनेंशियल पावर। देखिए गवर्नर स्टेट बजट को प्रेजेंट करता है हर साल, कहाँ पर, लेजिस्लेटिव असेंबली में। इसके अलावा जो ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट होती है उसे भी उसे हाउस में क्या करना होता है, प्रेजेंट करना होता है। पॉइंट नंबर ई, अदर पावर्स भी होती है गवर्नर के पास में, जैसे कि व्हेन द गवर्नर फील्स डेट द एडमिनिस्ट्रेशन, अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि राज्य का जो प्रशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, तो ये इसकी रिपोर्ट किसको भेजेगा, प्रेसिडेंट को भेजेगा, ठीक है, और वहाँ बताएगा प्रेसिडेंट को कि सर हमारा राज्य कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, उसमें उसको आगे बढ़ाने में वो फेल हो चुका है। तो इट इज़ ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द गवर्नर्स रिपोर्ट, तो गवर्नर की इस रिपोर्ट के आधार पर प्रेसिडेंट चाहे तो उस राज्य में इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। क्लियर? अंडर सच सर्कमस्टेंसेस द गवर्नर फंक्शन एज द प्रेसिडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, इस कंडीशन में गवर्नर यानी कि राज्यपाल के पास में ये पावर होता है कि वो प्रेसिडेंट के रिप्रेजेंटेटिव की तरह फंक्शन कर सकता है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर द चीफ मिनिस्टर, कौन है एमपी के चीफ मिनिस्टर, शिवराज सिंह चौहान। देखिए स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो हेड होते हैं वो कौन है, चीफ मिनिस्टर साहब हैं। चीफ मिनिस्टर इज द एक्चुअल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द स्टेट, यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर्स जो भी होती है स्टेट की, उसके जो एक्चुअल हेड हैं वो कौन है, द चीफ मिनिस्टर। द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी, यानी कि मेजोरिटी पार्टी के लीडर होते हैं ये, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज अपॉइंटेड एज अ चीफ मिनिस्टर। अब जो मेजोरिटी पार्टी के लीडर होते हैं उसको इलेक्ट कर देते हैं मेंबर कि चलिए सर आप सीएम बन जाइए। अब इलेक्ट करने के बाद में उसको अपॉइंट कौन करेंगे, गवर्नर साहब आएंगे और बोलेंगे सर ठीक है चलिए मैं आपको अपॉइंट कर देता हूँ चीफ मिनिस्टर के रूप में। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं पावर एंड फंक्शंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर, कि चीफ मिनिस्टर क्या क्या काम कर सकता है। सबसे पहला तो कॉन्स्टिट्यूट द कैबिनेट, कैबिनेट को कैसे बनाता है ये देखिए। द चीफ मिनिस्टर सिलेक्ट द मिनिस्टर, अब चीफ मिनिस्टर बन गए तो चीफ मिनिस्टर क्या करेगा कि अपने मिनिस्टर को बनाएगा कि सर आप आइए, आप एजुकेशन डिपार्टमेंट को संभालिए, आप हेल्थ डिपार्टमेंट को संभालिए, आप ये डिपार्टमेंट लीजिए। तो हर डिपार्टमेंट का एक मिनिस्टर होता है, उनको सिलेक्ट कौन करता है, चीफ मिनिस्टर। और हैंड्स ओवर द लिस्ट ऑफ सच पर्सन टू द गवर्नर, और ये पूरी लिस्ट सीएम के द्वारा तैयार कर ली जाती है, तो इस लिस्ट को किसको डिलीवर करेगा, वो गवर्नर को, किसको, राज्यपाल को। इसके अलावा दे आर अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर बाय द गवर्नर। अब देखिए सिलेक्ट किसने करा, सीएम ने करा, अब इन मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करेगा, गवर्नर करेगा, ठीक है। लेकिन 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 इट इज ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर, केवल सीएम की सलाह से ही उनको वो अपॉइंट करेगा। उसके बाद में क्या होगा, इन मिनिस्टर्स को इनका डिपार्टमेंट अलोकेट कर दिया जाएगा, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट को इनके सुपुर्द कर देते हैं कि सर चलिए आप ये करिए, आपका डिपार्टमेंट ये हो गया, आपका डिपार्टमेंट ये हो गया। इसके अलावा द सीएम आस्क द मिनिस्टर्स टू टेंडर रेजिग्नेशन इफ नीड बी, अगर सीएम को ऐसा लगता है कि किसी मिनिस्टर से रेजिग्नेशन मांगना चाहिए तो वो उसे डिमांड कर सकता है कि सर आप अपना त्यागपत्र दे दीजिए। इसके अलावा द सीएम प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द कैबिनेट, कैबिनेट की जो मीटिंग होती है उसकी जो प्रोसीडिंग्स होती है उसको चीफ मिनिस्टर आगे बढ़ा सकता है, ठीक है, सीधी सी बात है, इसकी कैबिनेट का पूरा हेड होता है ये, तो उनकी मीटिंग को तो आगे बढ़ाई गई। ही कैन गिव द डायरेक्शन टू द मिनिस्टर, इसके जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको डायरेक्शन देता है कि सर आप ऐसा करिए, ऐसा मत करिए। अब इनको डायरेक्शन किस चीज़ में देगा ये, कि पर्टिकुलर जो डिपार्टमेंट उनको अलॉट किया गया है उसी के रिगार्ड्स इनको सारे डायरेक्शन देगा कि सर आप ऐसा कर लीजिए। इसके अलावा डायरेक्शन गाइडेंस टू द कंसर्न मिनिस्टर, उससे रिलेटेड मिनिस्टर्स को गाइडेंस भी दे सकता है, डायरेक्शन तो देता ही है। अब नंबर 2 पर आता है लीडर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, अभी भी पावर ही हम लोग चल रहे हैं, पावर ही चल रहे हैं इसके, ठीक है, फंक्शन और पावर। तो पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर आता है लीडर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द स्टेट। देखिए द चीफ मिनिस्टर लेजिस्लेटिव असेंबली का लीडर होता है। इसके अलावा ही अनाउंस द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट इन द हाउस, इसके हाउस में गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित की गई पॉलिसी को क्या करता है, ये अनाउंस करता है। इसके अलावा अगर वेन एवर नीडेड ही गिव्स एक्सप्लेनेशन, मिनिस्टर द्वारा दिए गए किसी स्टेटमेंट के ऊपर एक्सप्लेनेशन भी दे सकता है, कौन, चीफ मिनिस्टर। ही रिप्रेजेंट द स्टेट, देखिए नेशनल या अदर लेवल पर हमारी स्टेट को रिप्रेजेंट कौन करता है, सीएम करता है।
ही इज़ द चीफ स्पोक पर्सन ऑफ द स्टेट। हमारी स्टेट का जो मुख्य स्पोक पर्सन होता है वो कौन होता है? सीएम होता है। थर्ड पॉइंट यहाँ पर आता है लिंक बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द गवर्नर। बिल्कुल सही है, गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच की लिंक कौन होता है? तो सीएम ही होता है, इन दोनों को जोड़ के रखता है। द चीफ मिनिस्टर फंक्शन इज द लिंक बिटवीन द गवर्नर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ही कीप्स द गवर्नर इन्फॉर्म्ड ऑफ द डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो किसको इन्फॉर्म करता है? फिर ये गवर्नर को इन्फॉर्म करता है। ये पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं स्टेट के। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड कौन होता है? सीएम होता है, ये आप लोगों ने अच्छी तरह समझ लिया है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किससे मिलकर बनता है? सीएम से और उसके सारे मिनिस्टर से मिलकर बनता है। मिनिस्टर की कैटेगरी 3 कैटेगरीज होती है, अबाउट विच अ मेंशन हैज़ ऑलरेडी बीन प्रीवियसली, जिसको हम लोग प्रीवियसली देख चुके हैं। ठीक है, अगर आपको और समझना उसके बारे में तो पिछले जितने भी पार्ट हैं उनको आप वॉच कीजिएगा, विजिट कीजिएगा। अब देखते हैं यहाँ पर इनकी पावर्स किसकी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे मान लीजिए अगर कैबिनेट में 10 लोग हैं और पर्टिकुलर किसी एक बंदे ने कुछ गलत डिसीजन ले लिया है तो वो जिम्मेदारी पूरी कैबिनेट की होगी, ना कि पर्टिकुलर उस एक पर्सन की। तो इसे कहा जाता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, जिम्मेदार रहेंगे। ऑल द मिनिस्टर्स हैव टू फॉलो द डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जितने भी मिनिस्टर होते हैं ना उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के डिसीजन को फॉलो करना होता है। अ डिसीजन अगेंस्ट एनी वन मिनिस्टर इन द हाउस इज कंसिडर्ड टू बी अ डिसीजन अगेंस्ट द होल कैबिनेट। अगर आपकी कैबिनेट में 10 मिनिस्टर हैं और उसमें से एक किसी डिसीजन के खिलाफ जा रहा है तो ये माना जाएगा कि पूरा कैबिनेट उस डिसीजन के खिलाफ जा रहा है। क्लियर? पॉइंट नंबर सेकेंड, द डिसीजन पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट टू डिसाइड पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए ये ड्यूटी होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की कि वो पॉलिसी को डिसाइड करें, फॉर्मुलेट करें, स्टेट के लिए कुछ अच्छा करें। उसके लिए स्कीम्स को तैयार करती है ताकि स्टेट का डेवलपमेंट हो सके। प्रॉपर तरीके से लॉ को मेंटेन करने का काम करती है, लॉ एंड ऑर्डर को सिस्टमेटिकली रन करती है स्टेट के लिए। इसके अलावा लोगों की जितनी भी डिमांड्स होती है उनको सही तरीके से फुलफिल करने के लिए एफर्ट्स लगाती है। ठीक है, तो पॉलिसी डिसीजन मेकिंग का काम होता है इनका। अगला आता है पॉइंट नंबर थर्ड, लेजिस्लेटिव पावर। देखिए इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द लेजिस्लेचर आर क्लोजली रिलेटेड। ठीक है, काफ़ी जुड़े हुए रहते हैं एक दूसरे से। देयरफॉर इन द लेजिस्लेटिव मैटर्स कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स इज ऑल पावरफुल। देखिए लेजिस्लेटिव मैटर्स में क्या होता है कि जो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो काफ़ी पावरफुल होते हैं। ठीक है, भले ही यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं कि जो गवर्नर है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है और सारी पावर उसमें वेस्ट होती है, लेकिन आप खुद सोचिए कि रियल में वर्क कर कौन रहा है? रियल में वर्क कौन करता है? सीएम और उसकी कैबिनेट वर्क करती है। ठीक उसी तरीके से सेंट्रल लेवल पर पीएम और उसकी कैबिनेट वर्क करती है। सब्जेक्ट ऑन विच गवर्नमेंट वांट्स टू मेक लॉ, ऐसे सब्जेक्ट जिस पर गवर्नमेंट लॉ बनाना चाहती है, द कैबिनेट प्रिपेयर द ड्राफ्ट। तो उस पर्टिकुलर लॉ को बनाने के लिए पहले एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है। ठीक है, एक विधेयक जिसे लेजिस्लेशन कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में जिसे लेजिस्लेशन कहते हैं और हिंदी में उसे विधेयक कहा जाता है। पुट्स इट अप इन द लेजिस्लेचर एंड गेट देम पास। उसको लेजिस्लेचर के सामने रखा जाता है और फिर बाद में उसे सारी प्रोसेस के द्वारा उसे पास किया जाता है। फाइनेंशियल पावर को देखते हैं यहाँ पर। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसाइड फाइनेंशियल पॉलिसीज। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं ना वो फाइनेंशियल पॉलिसीज को क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। टू प्रिपेयर एनुअल बजट एंड गेट इट पास्ड। ये जो सालाना जो बजट होता है उसको प्रिपेयर करते हैं और उसको पास करवाने की जिम्मेदारी भी किसकी होती है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की होती है। और फाइनली यहाँ पर दे रखा है दस इट इज़ क्लियर डेट। यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है कि रियल पावर जो स्टेट की होती है वो गवर्नर के पास में ना होकर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में होती है। और इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होता है? चीफ मिनिस्टर, यानी कि मुख्यमंत्री। तो गाइज आज के पार्ट में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में आप लोग समझेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द हाई कोर्ट और इसके अलावा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये आपका फाइनल पार्ट होगा। ठीक है, इसके बाद में आपका चैप्टर पूरा फिनिश। अगर आपको लगता है वीडियो शेयरेबल है, लाइकेबल है, लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना मिलिए। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।